मित्रों नमस्कार। चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। आज जो है सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों ही परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की जो है यह पंक्तियां हैं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की यह जो पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सूरदास। देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। क्या यह तुलसीदास की हैं, कबीर की, केशवदास की या फिर सूरदास की। देखिए, कुछ मित्रों ने यहाँ पर तुलसीदास बताया है। जिन मित्रों ने तुलसीदास बताया है उन सब का जो है उत्तर जो है गलत है पूरी तरह से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कबीर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी कबीर सही होगा इसमें। तुलसीदास, केशवदास और सूरदास तीनों ही विकल्प गलत होंगे। ऑप्शन बी कबीर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। 1893, 1900, 1903 या फिर 1905 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है यह प्रश्न। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। 1893 में, 1900 में, 1903 में या फिर 1905 में। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1893 में जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना हुई। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रेम सागर किसकी रचना है। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए, प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल की कृति है। ऑप्शन सी सही होगा। जबकि सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आज उनके जो भी कंफ्यूजन है आज दूर होंगे पूरी तरह से। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 3, 4, 5 अथवा 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है। क्या प्रत्यय के आधार पर, या संज्ञा के आधार पर, या क्रिया के आधार पर, या फिर सर्वनाम के आधार पर।
देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन्हें आपको जानना ही चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो देखिए जो कारक के जो है हिंदी में कारक जो है 8 होते हैं। यदि आपसे संस्कृत में यही पूछता तो आपका जवाब 6 होता, लेकिन हिंदी में पूछ रहा है इसलिए कारक के यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं। कारक के यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यह 8 कारक जो है बताए गए हैं हिंदी में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। घा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंठ। मूर्धा नहीं होगा, तालु नहीं होगा, दंत भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कंठ। घा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि छा वर्ण जो है किसके योग से बना है। हलंत का और सा के योग से, हलंत का और क्या चा के योग से, ऑप्शन सी हलंत का और क्या छा से, या ऑप्शन डी जो है हलंत का या प्लस जो है सलजम वाले सा से। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हलंत का और षटकोण वाले सा से मिलकर जो है छा वर्ण बना है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। देखिए वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें पूछ रहा है। प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, चाहे वो साहित्य से हो, वर्तनी शुद्धि से हो, पर्यायवाची से हो या अन्य किन्हीं पोर्शन से, मतलब सभी पोर्शन को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। देखिए सभी शब्द जो है एक बिल्कुल मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 विकल्प जो है पूरी तरह से गलत हैं। एक ही विकल्प सही है, उसी का आपको चयन करना है। क्या ऑप्शन ए अस्पृश्यता सही होगा, या ऑप्शन बी अस्पृश्यता सही होगा, या ऑप्शन सी अस्पृश्यता, या ऑप्शन डी अस्पृश्यता। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, अस्पृश्यता जो है यही सही है। बाकी के तीनों ही विकल्प गलत हैं। ऑप्शन सी जो है विकल्प वो यही शुद्ध है, बाकी तीनों के विकल्प जो हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, और यहाँ पर देखिए अगला ही प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि कवि का स्त्रीलिंग है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है, रिपीट होता रहा है यह क्वेश्चन। क्या कवित्री होगा, या कवियत्री होगा, या फिर कवयित्री होगा, या फिर कवियत्री होगा। सही विकल्प का चयन करें। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियत्री, कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी कवयित्री होता है। देखिए कवित्री नहीं होता, कवि का जो है कवयित्री होता है स्त्रीलिंग, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तरण का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, आम, युति, नदी। देखिए पर्यायवाची से भी यहाँ पर प्रश्न जो है कवर करने का प्रयास किया गया है।
प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया गया है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, आम, युति, नदी। देखिए, अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, आम, युति या फिर नदी। तो देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द जो कि कुछ लोग नदी लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। तो तरणी का जो पर्यायवाची होता है वह सूर्य होता है, आम, युति, नदी नहीं होगा। नदी कुछ लोगों ने विकल्प लगाया है लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य होगा। अगला प्रश्न जो है फिर पर्यायवाची से पूछ रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी या फिर मत्स्य। देखिए, मीन का जो अर्थ होता है मछली होता है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मत्स्य। मीन का जो सही पर्यायवाची है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, मत्स्य इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आपसे पूछ रहा है आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। देखिए, आत्मजा शब्द का जो अर्थ होता है वह पुत्री, जबकि नंदिनी का भी अर्थ होता है पुत्री, जबकि भार्या शब्द का अर्थ होता है स्त्री अर्थात पत्नी, और जबकि कन्या का भी अर्थ होता है पुत्री। इसलिए यहाँ पर जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है वो ऑप्शन सी, भार्या ही इसका सही उत्तर होगा। आत्मजा, नंदिनी और कन्या नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। पर्यायवाची से पूछा जाने वाला यह लगातार तीसरा शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। देखिए, अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो ऑप्शन डी, अद्वितीय। इसका सही उत्तर होगा अद्वितीय। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव तीनों नहीं होगा, जबकि ऑप्शन डी सही होगा, अद्वितीय। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। देखिए, अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कान का कच्चा होने का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरे की बात मानना, ऑप्शन डी कान का कमज़ोर होना। तो देखिए, कान का कच्चा होने का जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी, सुनी बात पर विश्वास करना इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो देखिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई शिकायत या कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में आप सब शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने के लिए। तो क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।